संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म रही है और होली का त्यौहार आने के बावजूद संभल पर जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो माहौल को और ज़्यादा कहीं ना कहीं गर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संभल में प्रशासन की कार्रवाई, संभल में विपक्ष का बयान, संभल पर सत्ता पक्ष का बयान लगातार एक नया सियासी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहा है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? जो सबसे बड़ी वजह, सबसे प्रमुख वजह उसके पीछे दिखाई पड़ती है वो है सियासत। और सियासत क्यों? क्योंकि संभल एक ऐसा इलाका है, जोग्राफिकली ऐसी जगह बना हुआ है, ऐसी जगह उसकी स्थिति है जहां से आसपास के इलाके की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बीजेपी ने 2014, 19, 24 अलग अलग चुनाव में इस गढ़ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल हुई। एक दौर में सीनियर वर्ग यानी जो अब मौजूदा सांसद हैं वहाँ के, उनके दादा जो हुआ करते थे वो वहाँ के लगातार सांसद रहे। शफीकुर रहमान वर्क उनका नाम था, बीएसपी के टिकट पर सांसद बने। हालांकि राम गोपाल यादव भी एक बार वहाँ से लोकसभा के सांसद रहे हैं। उसके बाद फिर जो है लगातार वो सब फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे और अब उनका पोता जो है वहाँ से सांसद है, वो पहले विधायक भी रहा है। सबसे बड़ी वजह दिखाई पड़ती है कि एक अवैध किला विपक्षी दलों का है, वहाँ पर वोट बैंक का इस तरीके का गणित है। मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में हैं, हिंदू मतदाता भी हैं, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होने के नाते अक्सर वहाँ पर विपक्ष को ज़्यादा एज मिलता रहा है सियासी तौर पर। लेकिन आप देखिए, रामपुर जीतने के बाद, आजमगढ़ जीतने के बाद जो हौसले थे वो बहुत बुलंद थे बीजेपी के, जो सत्ता में पार्टी है। और उनकी कोशिश थी 2024 के ही चुनाव में कि संभल जैसी सीट हो, मुरादाबाद जैसी सीट हो, अमरोहा जैसी सीट हो, बिजनौर जैसी सीट हो, ऐसी तमाम सारी सीटों पर अपना झंडा गाड़ा जाए। और इस बात की मुकम्मल कोशिश भी हुई। कई सीटों पर कामयाबी मिली, कई पर नहीं मिली, और नतीजा भी साफ रहा। यानी इंडिया गठबंधन को देश में भले हार का सामना करना पड़ा चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको बढ़त रही एनडीए के ऊपर। और ये बात एनडीए के नेताओं को बहुत बखूबी समझ में आती थी। और शायद इसीलिए लोकसभा के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में संभल का मुद्दा कमोबेश वैसा ही हो गया जैसा कभी अयोध्या का मुद्दा, काशी का मुद्दा या मथुरा का मुद्दा हुआ करता था। आज हर एक दिन संभल को लेकर के कोई ना कोई समाचार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहता है। कभी लाउड स्पीकर को लेकर के, कभी वहाँ मस्जिदों के ढके जाने को लेकर के, कभी वहाँ पर किसी अधिकारी के बयान को लेकर के, कभी उसके बदले में किसी नेता के बयान को लेकर के वहाँ चर्चा लगातार रहती है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। देखिए, अनूप चौधरी ने दंगे कराया। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा। वही सीईओ थे जो बात, तो उनसे क्या उम्मीद करो वो ठीक बात करें। सर, अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरा होली का त्यौहार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर भारत में संभल के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ता है। नेताओं के रिएक्शन पर रिएक्शन आ रहे हैं। आपने देखा, दरभंगा की मेयर थी, उनका एक बयान आया, जेडीयू की नेता हैं वो। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को
रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव जी रखा है। जी बिल्कुल। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं, उनका बयान आया, और भी राज्यों पे ऐसे नेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के हल्के बयान देते हुए नजर आए। हालांकि इन मुद्दों पर बड़े नेताओं ने भी बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगभग हर मंच पर संभल की बात करते हैं। अखिलेश यादव भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बहुत साफ तौर पे कहते हैं कि 2027 का चुनाव 80 बनाम 20 का चुनाव होगा। वही अखिलेश यादव कहते हैं 80 बनाम 20 का जरूर होगा, लेकिन वो 80 पीडीए होगा और 20 बाकी होंगे। 2027 में क्या होगा ये तो 2027 से पता चलेगा। लेकिन संभल के इर्द गिर्द बुनी जा रही सियासत में संभल और आसपास के इलाके का जो अमन चैन है उसका क्या होगा, और उसके बहाने बाकी इलाके का अमन चैन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द तमाम सारे आंकड़े, चाहे वो किसी भी तरह के आंकड़े आए, जो मामला दर्ज हुआ वहाँ हिंसा की घटना हुई थी, उस मामले की प्रोग्रेस क्या हुई इसके बारे में बहुत व्यापक जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ एएसआई को लेकर के एएसआई की जो पड़ताल चल रही थी, सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट अदालतों में है, तो अदालतों में भी तारीख पर तारीख चल रही है। कमोबेश वैसा ही मामला हो गया है जब कभी अयोध्या की हियरिंग हुआ करती थी, काशी की अभी भी हियरिंग लगातार चल रही है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक। मथुरा के मामले की भी हियरिंग लोअर कोर्ट में यानी मथुरा की कोर्ट में, हाई कोर्ट में इलाहाबाद की और प्रयागराज की, और उसके बाद फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। जानबूझकर सियासतदान इन विवादित नब्जों को टटोलने की कोशिश करते आए हैं। और इसीलिए बहुत मशहूर शायर थे अदम गुंडवी, लगातार सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक ताने बाने पर लिखते थे, और उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह बात कही कि हिंदू मुस्लिम के जज्बात को मत छेड़ो, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं अगर कहूंगा तो एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। लेकिन वो शायर थे, जमीनी शायर थे, कवि थे, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके आए थे, लेकिन जो लिखते थे वो चुभता था, हुक्मरानों को चुभता था, और इसीलिए उनकी बात आम जनता बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेती थी। और इसीलिए उनकी लाइनों पर ये सवाल है कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। संभल के बहाने समूचे उत्तर प्रदेश को या समूचे उत्तर भारत को एक नई सियासत की तरफ मोड़ने की कोशिश सत्ता पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। और दोनों को शायद ये मुफीद लगता है कि उन एजेंडों पर बात न हो, उन मुद्दों पर बात न हो जो डे बाई डे वर्किंग में आते हैं, यानी आम लोगों की दिक्कतें। कोई ये नहीं बताता कि तहसीलों में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी तो कैसे दूर होंगी, थानों में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी तो कैसे दूर होंगी, वहाँ जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा तो कैसे दूर होगा। लेकिन संभल में कैसे सब कुछ ठीक होगा, इसका जवाब सबके पास है। लेकिन अगर संभालने को कह दिया जाए और स्थिति हाथ से बाहर निकल जाए तो उसके लिए जिम्मेदार सामने वाला है। और बयान सुन लीजिए आप, एक से एक सुभान अल्लाह, कोई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी से पर बलिया की एक विधायिका है, उन्होंने तो ये कह दिया कि जो है अलग वार्ड बना देना चाहिए, अलग अस्पताल बना देना चाहिए, अलग बिल्डिंग बना देनी चाहिए मुसलमानों के लिए। हालांकि एनडीए सरकार के ही मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने बहुत सीधे तौर पर एक्स पर पोस्ट करके विधायिका को जवाब दिया है। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। भाई अखिलेश यादव भी जवाब दे रहे थे, उनका कहना था कि भाई 2027 में 1 लाख वोट से वो हार जाएंगी और जो है मौका ही नहीं मिलेगा इस तरह के नेताओं को, बलिया के लोग उनको जीतने नहीं देंगे। वो उस सीट से जीत करके आई थी जहां तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और केतकी सिंह ने उनको चुनाव हराया था। बासडी की विधानसभा थी, वहां से जीत करके आई। उनको पता है कि सियासत उनकी की सियासत कैसे जमी है, उनको वो चुनाव में जीत कैसे मिलेगी। और शायद यही वजह है कि
लगातार इस मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश हो रही है। अब महज कुछ घंटे बाकी हैं होली के त्यौहार में, और एक ऐसा त्यौहार जो न सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत में बल्कि संभल की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में, लखनऊ की सियासत में, पटना की सियासत में, दिल्ली की सियासत में, शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां चाहे वो रमजान का महीना रहा हो, ईद का मौका रहा हो या होली का मौका रहा हो, आपसी तालमेल में कोई कमी हुई है। तनाव हुए हैं तो तनाव हर समय होते हैं। तनाव उन दौर में भी हुए हैं जब कोई त्यौहार नहीं रहा है अन्य धर्मों का, और तनाव उस समय भी हुए हैं जब तीनों धर्मों के अलग अलग जो भी धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके त्यौहार एक साथ हुए हैं। लेकिन इन तनावों से जिसको सियासी फायदा होता है, जिसको फौरी लाभ होता है, वो इसको दिशा देता है। 1978 में जो दंगे हुए थे संभल के अंदर, संभल के लोग नहीं भूल सकते, और बड़ी संख्या में हिंदू समाज को वहां से पलायन करना पड़ा था। सब जानते हैं क्यों करना पड़ा था, और मौत का आंकड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं था। शायद उस वक्त ही हुक्मरानों ने उस जख्म पर मरहम लगाया होता, नमक लगाने की बजाय 2025 में बैठ करके हम संभल पर बात नहीं कर रहे होते। शायद हम मेट्रो रेल पर बात कर रहे होते, एक्सप्रेस वेज पर बात कर रहे होते, पावर प्लांट्स पर बात कर रहे होते, एम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहे होते। लेकिन संभल पर बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाने वाली है, और 2027 के चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहने वाला है, वो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से रहे या विपक्ष की तरफ से रहे। आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस तरह के मुद्दे क्या मीडिया में या सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनने चाहिए, या इन विषयों पर बहुत आसानी से एक लेयर डाल देनी चाहिए मानवता की, इंसानियत की, जिसके नाते इस तरह के मुद्दे दबे रहें, ताकि उन मुद्दों पर चर्चा हो सके जिनसे आम जन का सरोकार है। हो सकता है आपके इतिहास से, मेरे वर्तमान से, किसी से संभल का जुड़ा हो, और भी तमाम दुनिया का जुड़ा हो, भविष्य से कल की अवतार की कल्पना वहाँ पर की गई है, उसका भी जुड़ा हो। उस दिशा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और काम होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का भी उठना चाहिए कि केवल यही मुद्दा क्यों? जब से संभल का विषय सामने आया है तब से दूसरे विषय गौड़ हो गए। हर दूसरे दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है ये मुद्दा। इस तरह के और दूसरे मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से हमारे साथ रखिए हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस तरह की खबरें, खासतौर पर जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए उनको फॉलो करिए, उनको सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम इस तरह के मुद्दे, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे आप सभी के सामने लेकर आएँ। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।